हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट्स जो है एग्जाम्स के लिए एसएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी जितने भी हैं इम्पोर्टेंट एवरग्रीन फैक्ट्स हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला जो हमारा फैक्ट है वो इंडिया के ऊपर है, जो इंडिया के दूसरे नाम हैं उसके ऊपर। तो इंडिया के हमारे कुछ नाम है: आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, होडू, त्याइंजू। जो आर्यव्रत नाम है वो आर्यंस की वजह से पड़ा है इंडिया का, क्योंकि आर्यंस यहाँ नर्मदा रीजन में आकर सबसे पहले सेटल हो गए थे। जो जम्बूद्वीप नाम है उससे आपको एक बहुत फेमस जगह के बारे में और पता चलता है, जो मेरठ के पास हस्तिनापुर है। वहाँ पे जैन धर्म की ये जगह है जहाँ पूरे भारतवर्ष की अलग अलग नदियाँ और जैन धर्म के बारे में बताया गया है। होडू जो नाम है वो ओल्ड टेस्टामेंट, क्रिश्चियंस की जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें मेंशन है इंडिया का नाम होडू। त्याइन जो है जो नाम है वो चाइनीज लोग यूज करते थे इंडिया के लिए। चलिए अब अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट है वो है फुल फॉर्म ऑफ आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर सब जानते हैं, कोविड-19 चल रहा है तो उसके लिए टेस्ट जितने भी हो रहे हैं सब आरटीपीसीआर पे ही हैं। तो आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे फुल फॉर्म पूछी भी जा चुकी है एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो श्री रजनीकांत जी को मिला है, अपने थलाइवा जी को, सुपरस्टार रजनीकांत जी को। और जो सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था वो देविका रानी जी को मिला था। वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि अभी अभी निकला है और एग्जाम्स के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी पूछती है। एसएससी हो, यूपीएससी हो, जो भी आने वाला एग्जाम है सब में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करा गया है। उसकी थीम जो है बिल्डिंग अ फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसका एक दूसरा नाम सह्याद्री भी है। एग्जाम से पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट या व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सह्याद्री। तो वेस्टर्न घाट और सह्याद्री, ये देखिए एक उसका व्यू है वेस्टर्न घाट्स का, जहाँ से रिवर्स भी निकलती हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स की या टाइटल्स जो दिए गए हैं लीडर्स को या इंपॉर्टेंट पीपल्स को। तो हमारे जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, उनको महामन्ना का टाइटल दिया हुआ था, महामन्ना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनको मैन ऑफ डेस्टिनी और लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी और लिटिल कॉर्पोरल के नाम से। अब एक बहुत फेमस बुक लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। एसएससी ज़्यादातर बुक्स के बारे में पूछते ही है, इसलिए हम आगे अपनी दूसरी वीडियो में बुक्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसमें शशि थरूर जी की बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जी फर्स्ट चेयरमैन जो इसरो थे वो विक्रम साराभाई जी थे। विक्रम साराभाई जी। जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, हम ध्यान नहीं देते लेकिन एसएससी कभी कभार पूछ लेता है, तो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फुल फॉर्म है जिसके अब जब इसरो के चेयरमैन की बात हो ही गई है तो थोड़ा इसरो से रिलेटेड पूछ ही लेते हैं। पीएसएलवी की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी की फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एएसएलवी की फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तीनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर एक बार पढ़ के जाएं। अब बात कर लेते हैं नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन रिवर कहा जाता है मध्य प्रदेश की, क्योंकि ये ज़्यादातर अपने मध्य प्रदेश वाले भाग से ही बहती है। ये है मध्य प्रदेश हमारा। देखिए कितना मेजर पार्ट इसका मध्य प्रदेश से ही है। नर्मदा को नर्मदा भी कहा जाता है, नर्मदा भी कहा जाता है। नर्मदा को नर्मदा भी कहा जाता है, नर्मदा रिवर।
चलिए आगे बढ़ते हैं जी। साइंटिफिक नेम भी काफ़ी बार पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एप्पल का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेलस डोमेस्टिका। और एक और जो साइंटिफिक नेम अगर ऑप्शंस में मेलस डोमेस्टिका है तो वही सही है, लेकिन अगर नहीं है तो पायरस मेलिस भी नेम। एप्पल का जो एसिड है वो भी आप इससे आते थे ना, मैलिक एसिड होता है उसमें, मैलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपने पोटैटो, आलू, आलू का जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू ऐसा सब्जी है जिसकी कई अनेकों तरह की डिशेज बन चुकी हैं। हर चीज में यूज हो सकता है, हर सब्जी में यूज होता है आलू ज़्यादातर। चलिए जी, अब लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में वो है कजाकिस्तान। लैंडलॉक का मतलब ये है कि ज़्यादातर एरिया उसका किसी न किसी लैंड भाग से घिरा हुआ है। ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं ये भी सी है, लेकिन वो सी भी इनलैंड है, वो भी चारों तरफ से घिरा हुआ है सी, इसलिए लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, सेविंग लाइव्स एंड ब्यूड। जो अभी अभी पोस्टिंग हुई है एनडीआरएफ की एक वुमेन टीम की, वो ये गढ़मुक्तेश्वर में। कहाँ हुई है? गढ़मुक्तेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज जो इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उसके बारे में। तो इंडिया और चाइना जो शेयर करते हैं वो है मैकमोहन लाइन, उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। जो पाकिस्तान और इंडिया शेयर करते हैं उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। नेपाल भूटान के ओपन बॉर्डर हैं। आपको कभी मौका मिले तो जाइएगा, बस थोड़ी आइडेंटिटी चेक होती है, बाकी आने जाने देते हैं। जब आप इंडिया को लौटेंगे तो भी आइडेंटिटी चेक होगी। अब बात कर लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस। वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन तब भी इंक्लूड कर लिया है वीडियो में, एक बार रिवीजन हो जाएगा। आर्मी के जो हमारे चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरावने जी। नेवी के जो हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह जी। एयरफोर्स के जो हैं वो है राकेश कुमार सिंह भटूरिया जी, RK सिंह भटूरिया जी। चलिए, अभी अभी एक हाल ही में वैकेंसी भरी गई है। एयर मार्शल जो हैं मनवेंद्र सिंह जी, उन्होंने ट्यूसडे को चार्ज लिया है सदर्न एयर कमांड के नए कमांडर के रूप में, सदर्न एयर कमांड के नए कमांडर के रूप में। चलिए जी, नोबेल प्राइजेस के बारे में भी देख लेते हैं। ये वो लोग हैं जो पहले भारतीय बने हैं इस फील्ड में नोबेल प्राइज ग्रैब करने वाले। तो इकोनॉमिक्स में किसे मिला है? अमर्त्य सेन जी को। पीस में किसे मिला है? मदर टेरेसा जी को। फिजिक्स में किसे मिला है? CV रमन जी को। मेडिसिन के फील्ड में मिला है हरगोविंद सिंह खुराना जी को। लिटरेचर के फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर जी को। सब जानी मानी हस्तियां हैं। CV रमन जी को भी हर कोई जानता है, अमर्त्य सेन जी को भी, मदर टेरेसा को भी, हरगोविंद सिंह जी को भी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई के नए चेयरमैन आ चुके हैं PD वघेला जी। ट्राई की जो फुल फॉर्म है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक राम सिया का नाम का सिक्का चला था, गोल्ड कॉइन, अकबर के रीजन में। ये भी कभी कभार ऐसे बोला है कि हु इशूड गोल्ड कॉइन नेम्ड एज राम सिया। तो अकबर ने इशू करे थे 1604 से 1605 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि कंपोजर थे, प्रोड्यूसर थे हमारे नेशनल एंथम के, उन्हें टाइटल दिया गया था गुरुदेव। ये टाइटल जो था उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा दिया गया था। अब जिसके आप सबको पता है कि समुद्रगुप्त जी को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त जी को क्यों कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया? क्योंकि जो उनकी बुक है प्रयाग प्रशस्ति, जिसके जिसके अंदर समुद्रगुप्त जी का वर्णन मिलता है, उसमें बताया जाता है कि उनके जितने भी उन्होंने युद्ध लड़े हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाया है, कैसे कैसे क्या करा है, इस वजह से उन्हें हिस्टोरियन AV स्मिथ ने ये टाइटल दे दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया का, समुद्रगुप्ता जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे भारत देश में जो सबसे पहले इनकम टैक्स अप्लाई हुआ था वो जेम्स विल्सन जी ने करा था। क्यों करा गया था? क्योंकि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी लॉसेस सफ़र करने पड़े थे, भारी मात्रा में धन लाभ भी हुआ था, जिस कारण जेम्स विल्सन ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, उन्होंने इनकम टैक्स इंडिया एक्ट लागू करा था 18 फरवरी 1860 में। और जेम्स विल्सन ही ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वैसे क्वेश्चन तो कॉमन है, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो किसके गवर्नर जनरल थे? मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी, जब मोहम्मद गोरी यहाँ से चला गया था तो जितने भी उसका राज्य वाज्य रह गया था वो सब किसने ले लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वो सुल्तान बन के राज करने लग गया था। जो अपनी स्लेव डायनेस्टी चली वो 1206 से 1526 में चली। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी। आखिरी रूलर जो था स्लेव डायनेस्टी का वो इब्राहिम लोदी था। चलिए अब कुछ बात वेदास से रिलेटेड कर लेते हैं। वेदास भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हर प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी, आरआरबी, कोई भी हो। जो हमारे वेद हैं उन्हें लिखे तो अलग अलग गए थे, लेकिन एक साथ जिन्होंने लाए वो हैं वेद व्यास जी, इसलिए उनका नाम सबसे सर्वोपरि रहता है कि किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने उन्हें कंपोज करके। तो पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, और जितने भी हमारे वेद हैं ज़्यादातर की लैंग्वेज संस्कृत है। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें संहिता, ब्रह्मांड, उपनिषद, आर्यन ये सब मेंशन किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा स्कूल, जैसे हम आज स्कूल कहते हैं, वो ऋग्वेदिक पीरियड में शाखा के नाम से जाना जाता है, शाखा के नाम से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऋग्वेदिक पीरियड नेम ऑफ स्कूल्स? दैट इज शाखा। ये और थोड़ी इंफॉर्मेशन है। ऋग्वेद में जो था संहिता जो थी वो तो जो मंत्र थे, जो देवी देवताओं को लगाए जाते थे वो करते थे। जो ब्रह्मांड थे वो कमेंट्रीज थे, वो भी एक तरह के मंत्र होते हैं, या विधिया जिसे हम कह सकते हैं, विधि। और आर्नेकर फॉरेस्ट बुक थी कि कौन सा किस तरह का पेड़ है, क्या है। उपनिषद बुक्स थी जो स्क्रिप्चर थोड़े बहुत बताती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप एक बार, मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दी है, आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें ये बताया गया है कि कौन से देवता किस चीज़ से रिलेटेड थे। ऋग्वेद में इन देवताओं का मेंशन था। चलिए अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद के दो भाग हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को हम ब्लैक यजुर्वेद भी कहते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद जिसे हम डार्क वाइट यजुर्वेद भी कहते हैं। तो जो यजुर्वेद हैं उसमें जो राइचुअल्स होते थे, जितने भी हवन यज्ञ होते थे, कैसे होते थे, क्या होते थे, ब्राह्मण लोग क्या क्या विधि अपनाते थे, उस बारे में यजुर्वेद में लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में मंत्र हैं जो बीमारियों को ठीक करने के लिए आते थे, जिसकी आपने सुना भी होगा। जो हमारा मृत्युंजय मंत्र है वो अगर कोई सांप बाप काट ले तो भी बोला जाता है। तो अथर्ववेद में मैजिकल स्पेल्स और इनकेंटेशन चार्म्स हैं। अथर्ववेद को एक नाम से और कहा जाता है वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। इसे भी याद रखिए, वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद का ओरिजिन कहाँ से है। अभी अभी मैंने बताया अथर्ववेद में जब बात करी गई है कि कैसे ठीक होगा, कैसे हो, तो वहीं से आयुर्वेद का भी ओरिजिन अथर्ववेद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी एग्जाम के हिसाब से एक बार पढ़ के जाइएगा। ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद अथर्ववेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सामवेद है, सामवेद में ये बताया गया है कि जो मंत्र हैं, जो उच्चारण हैं, उन्हें संगीत के रूप में पेश किया गया है। जो आजकल हम वीणा, जो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका सबसे पहले जो नाम आता है वो हमारे सामवेद में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एडम्स डैम है। अब एडम्स डैम वही है जो राम जी ने श्रीलंका तक जाने के लिए बनवाया था, तो उसका दूसरा नाम है राम सेतु या रामास ब्रिज। राम सेतु, रामास ब्रिज तो आपको याद होगा, लेकिन ये जो एडम्स ब्रिज नाम है इसे भी एक बार याद कीजिए। एडम्स ब्रिज इक्वल टू रामा सेतु इक्वल टू रामास ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिज रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाता है। अब तो वैसे ये ब्रिज रहा नहीं, इसके कुछ रेजिड्यू ही रह चुके हैं, अंश वंश ही रह चुके हैं,
लेकिन अब भी वहाँ जाके अगर आप देखते हैं तो लगता है हाँ यहाँ पहले कुछ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आने वाले हम कुछ अपने टॉपिक्स में वीडियोस में फाउंडर ऑफ इंडियन डायनेस्टीज की वीडियो लेके आऊँगा मैं कुछ जल्दी ही, और एक वीडियो और साथ साथ लेकर आऊँगा इंपॉर्टेंट टाइटल्स जो लीडर्स को, इंपॉर्टेंट पीपल्स को दिए गए, वो हम कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्वेश्चन एंड आंसर्स।